इन दिनों दुनिया की तमाम देशों में बवाल मचा हुआ है। नेपाल में तख्ता पलट के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। वहीं अंतरिम पीएम के तौर पर सुशीला कार्की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन फ्रांस में विरोध की आग अब भी सुलग रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो वहीं अमेरिका में ट्रंप के समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या किसने की, क्यों की, इसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो वहीं बांग्लादेश में बुर्के को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी में हिजाब के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सुशीला कार्की नेपाल की नई प्रधानमंत्री हो सकती हैं, क्योंकि सुशीला कार्की जेन ज़ी की पहली पसंद बनकर उभरी हैं। नेपाल में करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ 8 सितंबर को जेन ज़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें पुलिस की फायरिंग में 21 लोगों की जान चली गई थी। 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद अगले दिन 9 सितंबर को जेन ज़ी का आंदोलन और आक्रामक हो गया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट सबको फूंक डाला गया। हालात ऐसे हो गए कि सेना को पूरे नेपाल को कंट्रोल में लेना पड़ा। कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि आज कर्फ्यू में सुबह शाम की छूट दी गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को 9 सितंबर को इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद अब नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है, क्योंकि जेन ज़ी के साथ साथ काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगा दी है। जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिस तरह से सेना ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया था, ठीक उसी पैटर्न पर नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ और उसी तरह से अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी सेना पूरी तरह से इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। सेना प्रमुख लगातार जेन ज़ी से बात कर रहे हैं, सुशीला कार्की से मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलने के बाद उनके नाम पर मुहर लगनी तय मानिए। सुशीला कार्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। आपको बता दें, सुशीला कार्की अगर नेपाल की प्रधानमंत्री बनती हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती नेपाल में निष्पक्ष चुनाव कराना होगा। जेन ज़ी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। नेपाल के हालात में सुधार करना होगा। नेपालियों को महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाना होगा। नेपाल में हिंसा के बाद आज शांति है। आर्मी ने आज कर्फ्यू में ढील दी है, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। रोजमर्रा के सामान की खरीदारी भी करते हुए नजर आए हैं। नेपाल से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल की जेलों से भागे 35 कैदियों को फिर से अरेस्ट कर लिया गया है। 22 कैदी उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं, जबकि 10 बिहार से और 3 बंगाल से पकड़े गए हैं। जेल से भागे कैदियों की तलाश लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नेपाल की जेलों से भागे 35 कैदियों को पकड़ लिया गया है। 22 कैदी यूपी में भारत नेपाल जो बॉर्डर है वहां तक पहुंच गए हैं। इन तमाम कैदियों को पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशाल प्रताप सिंह और नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, आपके पास हम आ रहे हैं, बताइए क्या जानकारी है, किस तरीके से अब हलचल बॉर्डर एरिया में बढ़ी हुई है? देखिए, आज स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। जो लोग दोनों तरफ फंसे हुए थे, इंडिया के लोग हों या नेपाल के लोग हों, अपनी अपने जगहों से जो लोग गए थे दूसरी देशों में, दूसरे जगहों पर घूमने के लिए, उनको आज इजाज़त दी गई है। हालांकि आई कार्ड देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है और उसके बाद उनको पैदल जाने दिया जा रहा है। और कई ऐसे यात्री जो फंसे हुए थे काठमांडू में या नेपाल के दूसरी जगहों पर, वो अब लौट के आ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसा ही परिवार है। ये बताइए कि जिस समय नेपाल में हिंसा हो रही थी, उस समय आप कहाँ थे नेपाल में? मैं पोखरा में था। क्या देखा आपने? पोखरा में हम जो है सो टूट पर से ऊपर जो है ना, पहाड़ पर जो है घूम रहे थे। एकाएक जो गाइड जो है थे, वो बोले कि जो है नीचे बहुत हिंसा हो रही है, जगह जगह आगजनी हो रही है, इसलिए अभी हम लोग जो है नीचे नहीं जा सकते हैं। हम लोग 5 बजे से पहले नीचे नहीं जाएंगे। तो 5 जब 5:30 हुआ तो वो लोग जान पर खेल करके हम लोगों को जो है गाड़ी पर बैठा करके। पर लोग थे, क्या आगजनी हो रही थी, क्या देख पा रहे थे? आगजनी बहुत, माने हजारों जो है सो स्टूडेंट लोग थे। आगे आगे जो है लोग, छोटा सा जो है
ट्रक पर जो है लोग चढ़े हुए थे, हल्ला कर रहे थे। पीछे जो है लगभग 500 मोटरसाइकिल पर है डबल डबल करके स्टूडेंट लोग थे और सब जो है ही हू करके हल्ला कर रहे थे और जगह जगह जो है गाड़ी आगजनी हो रही थी, गाड़ी जल रही थी। रास्ते में ही हम लोग जब वहाँ से बचते बचाते हम लोगों को गाड़ी से छोड़ दिया, कहा कि आप लोग थोड़ी दूर है चले जाइए। हम लोग जा ही रहे थे तो देखे रास्ते में जो है सिविल कोर्ट को जो है आग लगी हुई थी, पूरा जो है जलाया जा रहा था, धू धू करके पूरा सिविल कोर्ट चल रहा था। एवं यहाँ तक कि देखे कि बगल में जो है जुडिशियल कॉलोनी थी उसमें भी आग लगा हुआ था, सब जल रहे थे। दौरान आप लोग होटल में ही वहाँ बने रहे? नहीं, उसके बाद जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, वो घटना मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद वहाँ से बचते बचाते जब हमने होटल पहुँचा अपना, तो मेरे होटल के सामने ही किसी मंत्री का जो है 5 स्टार होटल था, उसका नाम जो है ये सब आपको देखिए है जो लोग बता रहे हैं। एक बार मैं विशाल आपके पास भी आ जाऊं। विशाल, अभी तक जो भी स्थिति आपने देखी है बीते 2 दिनों से, अब आज ये तीसरा दिन है, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? क्या अब शांति आ रही है? क्या स्थिरता आती हुई नेपाल में दिखाई दे रही है? विशाल, मीनाक्षी, इस समय हम नेपालगंज में मौजूद हैं, जो कि नेपाल का इलाका है। जब आप बहराइच से रुपहड़िया बॉर्डर होते हुए इंडिया की सीमा से नेपाल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यही इलाका आता है जहां पर इस समय हम बॉर्डर पे मौजूद हैं। और तस्वीरों के जरिए मैं बताता हूं कि किस तरीके से फिलहाल जो हालात हैं वो नेपाल में सामान्य नजर आ रहे हैं पिछले 2 दिनों के कंपेरिजन में। सामने आपको नेपाली आर्मी नजर आ रही है, नेपाल आर्म्ड फोर्सेज के जो जवान है वो नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज की कंडीशन ये है कि जो लोग भी नेपाल से वैलिड रीजन के जरिए, वैलिड डॉक्यूमेंट के जरिए इंडिया आना चाह रहे हैं, उनकी बाकायदा आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, उनके सामानों की फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही है और उसके बाद उनको इंडिया आने दिया जा रहा है। सेम कंडीशन लागू होती है अगर कोई इंडिया से नेपाल जाना चाह रहा है तो उनको भी यहां पर जाने दिया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग साग सब्जी लेके जा रहे हैं। भैया, नेपालगंज में रहते हैं आप लोग? जी जी। क्या कंडीशन चल रही है? महंगाई बहुत बढ़ गई क्या वहाँ? हाँ, बहुत बढ़ गई है, बहुत करप्शन था। बहुत करप्शन था, अब स्थिति वहां थोड़ा ठीक हुई है? अभी तो यहाँ पे कंट्रोल है, लेकिन कैपिटल क्या काठमांडू में नहीं कंट्रोल क्या है। क्या खरीदा है आपने? अभी इधर से खाली तेल लिए। देखिए, ये कंडीशन है मीनाक्षी, जो बॉर्डर के इलाके हैं नेपालगंज के, वहां से लोग आ रहे हैं, इंडिया में परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई नेपालगंज में, नेपाल के अलग अलग इलाकों में। और जो कर्फ्यू से ढील मिलती है, लोग इंडिया में आते हैं, सामान खरीदते हैं, रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उनको परचेज करते हैं, उसके बाद वापस अपने नेपाल तो बॉर्डर एरिया में है तो इनके पास ये सुविधा है, लेकिन काठमांडू अभी भी जल रहा है, जैसे कि वो व्यक्ति ही बता रहे थे। विशाल और नीतीश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, भारत नेपाल बॉर्डर से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बॉर्डर पर इस वक्त हजारों ट्रक फंसे हुए हैं, तो वहीं बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़ है। कई नेपाल से भारत आना चाहते हैं तो कई नेपाल से भारत जाना चाहते हैं, जिसे देखते हुए वीरगंज रक्सौल बॉर्डर पर लोगों के लिए खोल दिया गया है। नेपाल में 2 दिनों तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शन की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसका असर व्यापार पर भी देखा जा रहा है। हिंसा का असर नेपाल यूपी बॉर्डर पर महाराजगंज में अब भी देखने को मिल रहा है। इस हिंसा का असर उत्तर प्रदेश के व्यापार पर गहराने लगा है। यूपी से नेपाल जाने वाले हजारों ट्रक बॉर्डर पर अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं भारत नेपाल आने जाने वालों का भी तांता लगा है, जिसे देखते हुए वीरगंज रक्सौल बॉर्डर लोगों के लिए खोल दिया गया है। आपको हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मौजूद हैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर वीरगंज के पास, और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। यहाँ भी अब लोगों को पैदल आने जाने दिया जा रहा है। कल तक पूरी तरह से ये बॉर्डर सील कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसे लोग जो नेपाल के नागरिक हैं उनका आई कार्ड देखा जा रहा है और उनको जाने दिया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, कतार में जो लोग हैं ये इंडिया के लोग हैं और ये नेपाल की तरफ से आए हैं। इनका आई कार्ड देखा जा रहा है कि क्या ये वाकई इंडिया के नागरिक हैं या नहीं हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ, दूसरे सिरे पर जो हिंदुस्तान से नेपाल की तरफ लोग जा रहे हैं, उनका नेपाल का प्रमाण पत्र देखा जा रहा है कि वो नेपाल के नागरिक हैं या नहीं हैं। पिछले 3 दिनों से जिस तरह के हालात हैं, लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। नेपाल से इधर आ रहे हैं। नेपाल से हम लोग आए हुए हैं। हम लोग का कोई आदमी आया हुआ है भाई, उसको लेकर रिसीव करने के लिए आए हैं। अच्छा, आप लोग रहने वाले कहाँ? वीरगंज वार्ड नंबर 3 छपकैया। आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम वीरगंज के रहने वाला है। अच्छा, दबे लेने आए थे, ले लिए दबे, अब जा रहे हैं फिर। अच्छा, मेडिसिन लेने इधर आते हैं इंडिया की तरफ? हाँ, इंडिया का खाते हैं तो मेडिसिन। अच्छा, वहाँ पर नहीं मिलता है। अच्छा, अभी वहाँ हालात भी सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे? हाँ, अभी तो सामान्य हो रहा है। अच्छा,
आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी बीरगंज के ही है। अच्छा, यहाँ पर क्या इंडिया की तरफ जाना चाह रहे हैं? नहीं, हम आए थे एक आदमी लेने के लिए। अच्छा। बस वो पहुँच गया है, बस लेके निकलेंगे। अभी क्या हालात हैं नेपाल? ठीक है, धीरे धीरे कम होगा। और अभी बड़ी खबर आपको दे दें, नेपाल में बीते 3 दिनों से जो हिंसा चल रही थी उसके बाद आज जाकर कहीं थोड़ा से हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं। नेपाल में आज कर्फ्यू में 2-2 घंटे की छूट दी गई है। कर्फ्यू में छूट के बाद लोग भी अब घरों से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अपने खाने का सामान लेने के लिए निकलना ही है। धीरे धीरे जनजीवन भी सामान्य होना है और अंतरिम सरकार भी बन ही जानी है। लेकिन इतने दिनों में जो तस्वीरें नेपाल के लोगों ने देखी है, वहाँ के लोगों ने झेली है, वो वाकई में अप्रत्याशित रही। आज कर्फ्यू में ढील लोगों के लिए एक राहत का सबब बनेंगी। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीरगंज में आप मौजूद हैं और पीछे उनकी जो हलचल दिखाई दे रही है उससे एक अंदाजा नीतीश हम भी लगा पा रहे हैं। बाकी दिनों के मुकाबले आज स्थिति में बहुत राहत है। जी हाँ, थोड़ी राहत कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग फंसे हुए थे सिर्फ उनको आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन बाकी दिनों को आप देखें तो बाकी दिनों में हम आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। ये जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है, इसके दूसरी तरफ नेपाल है और इस ब्रिज पर ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती है। कहीं कोई पूछताछ नहीं होती, कोई चेकिंग आम दिनों में नहीं होती है, लोग आना जाना बेधड़ल्ले करते हैं। लेकिन अभी ये आवाजाही 3 दिनों से बंद थी। आज इतनी राहत दी गई है कि जो हिंदुस्तान के लोग नेपाल में फंसे हुए थे उनको इधर आने दिया जा रहा है और इंडिया की तरफ जो नेपाल के लोग फंस गए थे उनको वापस जाने दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो है गाड़ियों की आवाजाही नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो चेकिंग हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, ये वो लोग हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं लेकिन अब हिंदुस्तान में आ गए थे, किसी सिलसिले में घूमने आए थे, कोई कामकाज के सिलसिले में आए थे और अब ये वापस जा रहे हैं। अब इनको जाने दिया जा रहा है और यहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट्स देखा जा रहा है। यहाँ देखिए जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं सबका सामान चेक किया जा रहा है। ये तमाम लोग एक एक करके कतारों में आगे बढ़ रहे हैं और इन सबों को अब जाने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक अलग काउंटर है। ये जो काउंटर है वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए है जो नेपाल गए थे किसी काम के सिलसिले में और वहाँ फंस गए। अब उनको आने दिया जा रहा है और ऐसे लोग आप देखिए पैदल आ रहे हैं। और यहाँ पर एसएसबी के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से भारत और नेपाल का जो रास्ता है बिल्कुल सामने खुला हुआ। और यहाँ पर ठीक ब्रिज पर आप देखिए काफ़ी संख्या में जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी गलत तरीके से ना आ सके, क्योंकि जेलों से कई अपराधी वहाँ भागे हैं। और वहाँ से रिपोर्ट्स आप लगातार भेजते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीतीश और विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर अमेरिका से, जहां कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति ट्रंप के सपोर्टर रहे चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी तक पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बुधवार को यूटा यूनिवर्सिटी कैंपस में कार्यक्रम के दौरान किसी ने चार्ली किर्क को गोली मार दी। चार्ली किर्क को तब गोली मारी गई जब वो मंच पर छात्रों को संबोधित कर रहे थे। चार्ली किर्क को गोली लगते ही कैंपस में अफरा तफरी मच गई। गोली काफी दूर से उनके गले में मारी गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 31 साल के चार्ली किर्क के निधन की जानकारी दी। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त चार्ली किर्क को गोली मारी गई वो अमेरिका में मास शूटिंग और गन वायलेंस के सवाल का जवाब दे रहे थे और उसी दौरान उन्हें गोली मारी गई। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। चार्ली किर्क उस वक्त एक ओपन कॉन्वर्सेशन सेशन में थे। प्रूफ मी रॉन्ग करके वो इस तरीके का सेशन अक्सर यूनिवर्सिटी कैंपस में करते रहते हैं क्योंकि युवाओं के बीच वो खासे लोकप्रिय है। मात्र 31 साल उनकी उम्र है और ऐसे ही एक कार्यक्रम में वो यूटा यूनिवर्सिटी गए हुए थे और इतनी बड़ी पब्लिक के बीच में गन कल्चर के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ वो बयान दे रहे थे। आखिरी उनके जो 2-3 शब्द आप सुनेंगे वो गन वायलेंस के खिलाफ ही था और अभी वो बात अपनी कह ही रहे थे और इसी दौरान उनके ऊपर फायर कर दिया गया। उनके गले में ये गोली जाकर लगी और वो तुरंत वहीं पर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक खून काफ़ी बह चुका था और उनकी मृत्यु हो गई। चार्ली किर्क हत्याकांड का एक वीडियो जो सामने आया वो परेशान करने वाला है। पहले तो इस तरह से इतनी लोगों के बीच में डायरेक्ट अटैक कर देना, गन कल्चर को लेकर तो सवाल पहले से ही लगातार अमेरिका पर अलग अलग समय पर उठता रहा है, फिर चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो
निशाना बनाना हो या फिर अभी चार्ली किर्क की हत्या हो। इससे पहले भी हमने देखा था 2 ऐसी पॉलिटिशियंस की जान अमेरिका में गई थी एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान। अमेरिका की किर्क हत्याकांड में नया वीडियो सामने आया। किर्क के पीछे दिखाई दी संदिग्ध गतिविधियां। जी हां, सफेद टोपी पहना एक संदिग्ध नजर आ रहा है। सफेद टोपी छूने का इशारा करता भी दिख रहा है ये शख्स। ब्लैक टी शर्ट पहने शख्स ने भी कुछ इशारा किया। इन्हीं संदिग्ध इशारों के बाद किर्क पर गोली चली है। आप देखिए उनके ठीक पीछे एक शख्स है जो व्हाइट टोपी पहने हुए नजर आ रहा है। उसकी तरफ से कुछ इशारा किया जाता है, टोपी पर वो हाथ लगाता है। ब्लैक टी शर्ट में भी एक शख्स मौजूद है, उसकी तरफ से भी कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाती है और फिर उसके बाद किर्क पर गोली चल जाती है। इस भीड़ में से बड़ी दूर से गोली मारी गई है, गले पर गोली लगी, वो धराशायी होकर नीचे गिर जाते हैं, अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। आप देखिए ठीक पीछे जो एक शख्स खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट टोपी पहनी हुई है, व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है, वो जैसे ही व्हाइट अपनी टोपी को छूता है, अपनी टोपी को छूकर कुछ इशारा करता है, उसके बाद गोली मारी जाती है और ये गोली सीधे लगती है चार्ली किर्क को आकर और उनकी मौत हो जाती है। बड़ी बात यह है कि गन कल्चर के खिलाफ ही यहाँ एक सवाल का जवाब चार्ली किर्क दे रहे थे और इसी दौरान उन पर ये हमला किया गया। यूटा यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम का आयोजन था और अमूमन चार्ली किर्क युवाओं में फेमस थे, युवाओं के सवालों के जवाब दिया करते थे। अपनी बेबाकी से बात रखने की जो उनकी एक स्वभाव था उसके लिए वो पूरे अमेरिका में जाना जाते थे। एक यूथ आइकॉन के तौर पर उनको जाना जाता था, लेकिन अचानक उनकी एक यूनिवर्सिटी में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये वीडियो आप देखिए जिसमें एक संदिग्ध ठीक पीछे चार्ली किर्क के नजर आ रहा है। टोपी छूता है, वो अपनी टोपी की तरफ छूकर इशारा करता है और फिर चार्ली किर्क पर हमला कर दिया जाता है। उन पर गोली उन्हें मारी जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। आप देखिए अमेरिका जो कि काफी सशक्त मुल्क है। एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं जिस वक्त उन्हें ये गोली लगी है। वो क्या कह रहे थे, क्या कॉन्वर्सेशन उस वक्त वहां पर संवाद चल रहा था, ये देखें आप इस तस्वीर को। ये दोनों तस्वीर और इसमें वो जो टोपी वाला शख्स आपको दिखाई दे रहा है उसकी गतिविधि भी आप देखिएगा। पहले उसने इशारा किया, कुछ टोपी को हाथ लगाया, फिर चेहरे को हाथ लगाया और फिर कैमरा उसके हाथ में बराबर बना हुआ है। इतनी ही देर में माइक बस उन्होंने नीचे रखा ही था, अपनी बात कह ही रहे थे, माइक उठाया उन्होंने हाथ में और गन कल्चर के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला और इतने में गोली चली, फिर उनकी गर्दन पर आके लगी और तेजी से खून बहा, उनकी मौत हो गई। इस वक्त अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अमेरिका में इस हत्या की निंदा की जा रही है, लेकिन कई सारी आवाजें इस बात को लेकर भी उठ रही है कि जो वामपंथी सोच है कहीं वही इस कत्ल के पीछे जिम्मेदार तो नहीं है। यूनिवर्सिटी में सरेआम इस तरह से शूट आउट होना, मर्डर कर देना, ये ट्रंप के करीबी रहे हैं और उनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी युवाओं को मोबिलाइज करने का काम चार्ली किर्क करते आ रहे थे और काफी करीबी कहे जाते हैं, ट्रंप के सपोर्टर रहे हैं। यूटा यूनिवर्सिटी के एक इवेंट के दौरान, उस इवेंट का नाम प्रूव मी रॉन्ग, और इस तरीके के एक इवेंट नहीं बहुत सारे इवेंट वो लगातार करते आ रहे हैं और खास तौर पर युवाओं के बीच वो इस तरह के इवेंट कर रहे थे। एक ऐसी इवेंट में वो भी वहां पर मौजूद थे और किसी को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जान ले ली जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में, आप जरा ड्रोन विजुअल्स भी देखिएगा तो बहुत बड़ी संख्या में वहां पर यूनिवर्सिटी कैंपस में लोग दिखाई दे रहे हैं और बेशक ये गोली कहीं ऊंचाई से चली है और बड़े निशाने को साधते हुए ये गोली चली है। अफरा तफरी का माहौल था फायरिंग के बाद, लोग चारों तरफ भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे थे और एक तस्वीर और रिकॉर्ड हुई है कैमरे में जो छत की किसी बिल्डिंग की तस्वीर है जहां पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है। पहले वो लेटी हुई परिस्थिति में दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिर वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब कौन थे चार्ली किर्क ये भी आपको बताते चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के सहयोगी थे चार्ली किर्क। चार्ली किर्क ने ट्रंप के लिए खूब चुनाव प्रचार किया, पूरा इलेक्शन कैंपेन में यूथ को मोबिलाइज करने का काम उन्होंने किया। ट्रंप की जीत में चार्ली किर्क का भी एक इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। युवा वोटर्स को प्रभावित करने में उनकी अहम भूमिका रही। चार्ली किर्क राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। नेतन्याहू ने किर्क को इजराइल का शेर दिल दोस्त बताया था।
और अब अगली खबर बांग्लादेश से, जहां ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हिजाब के नारे लगाए हैं। छात्र संघ चुनाव में हिजाब पहनने वाली छात्रा की जीत के बाद छात्रों ने क्लासरूम में हिजाब के नारे लगाना शुरू कर दिया। छात्र कॉलेज में हिजाब को अनिवार्य करने की मांग करने लगे। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हिजाब पहनी लड़की की जीत के बाद ये सब कुछ हुआ है। वी वांट हिजाब के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, आइए ये भी आपको बता देते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी का ये मामला है। हिजाब के समर्थन में नारेबाजी की गई। क्लासरूम में छात्रों ने ये नारे लगाए। हिजाब को अनिवार्य करने की मांग की गई। छात्र संघ चुनाव के बाद ये नारेबाजी हुई है। हिजाब पहनी हुई छात्रा की यहाँ जीत हुई थी और जैसे ही उन्हें विनर घोषित किया गया, हिजाब के नारे लगने लगे। मेल स्टूडेंट्स छात्राओं के लिए हिजाब अनिवार्य करने की मांग करने लगे। तो ये बांग्लादेश के ढाका से तस्वीर सामने आई, जहां छात्र संघ चुनाव में एक हिजाब पहनी हुई लड़की की जीत होती है, उसे विनर घोषित किया जाता है और जैसे ही वो लड़की खड़ी होती है वैसे ही पूरे जो क्लासरूम में जो नारे हैं वो हिजाब के लिए लगने लगे। और अभी बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां के राजेंद्र नगर इलाके में आरजेडी नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 2 अज्ञात बदमाशों ने राजकुमार राय पर ताबड़तोड़ 5 से 6 गोलियां दागी। गंभीर रूप से घायल आरजेडी नेता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस बदमाशों की तलाश में इलाके में लगे हुए सीसीटीवी कैमरेज को खंगाल रही है। वारदात के वक्त राजकुमार राय के साथ उनका ड्राइवर भी मौजूद था। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। बदमाशों ने राजकुमार राय को 5 से 6 गोलियां मारी, जिसमें उनकी मौत हो गई। घायल आरजेडी नेता को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। पटना पुलिस इस वक्त हमलावरों की तलाश में लगी हुई है। राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने गली नंबर 17 में एक घटना हुई है, जहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम बताया जा रहा है राजकुमार उर्फ आला राय, और ये राघवपुर वैशाली के रहने वाले, इनको गोली मारी गई थी। उसके उपरांत इनको इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ इनका एक ड्राइवर भी था। उससे भी अभी हम पूछताछ करेंगे। हमारी पुलिस की टीम यहाँ पे आ चुकी है, एसपी साहब आ चुके हैं और एफएसएल को भी हम बुला रहे हैं और आसपास के जो आई विटनेसेस है उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है। साथ ही साथ जो भी इस इलाके में आसपास कैमरास लगे हुए सारे के सारे कैमरास भी हम खंगाल रहे हैं। अभी कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। बहुत जल्दी इसका उद्भेदन करके गिरफ्तारी की जाएगी।